आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव जहां पर ज्यादा नहीं सिर्फ 200 परिवार ही रहते होंगे। ज्यादातर गांव में पहले के लोग तालाब में ही नहाने जाया करते थे। उनके पास सुख सुविधा के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इनका गुजर बसर या पानी की पूर्ति तालाब हुआ करती थी। सोनगढ़ गांव जहां पर सिर्फ 2 तालाब हैं, उनमें से एक तालाब है, इसका नाम है सती तालाब। इस तालाब का ये नाम क्यों पड़ा किसी को नहीं मालूम, लेकिन गांव के सभी लोग कहते हैं कि इस तालाब में आज भी एक आत्मा का वास है, इसलिए यहाँ कोई नहीं जाता। इस तालाब के बीचों बीच एक लोहे का खंभा गड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तालाब के बीच में ऐसे लोहे की रॉड गड़ी हुई होती है, वहाँ पर पूरी आत्मा का साया होता है और जो कोई भी वहाँ जाता है वो उसका शिकार करती है। ऐसा ही कुछ हुआ मीरा के साथ। कुछ साल पहले एक मीरा नाम की लड़की उस तालाब में नहाने गई थी। दोपहर का समय था, बहुत सूना था। वो नहा रही थी कि अचानक वो तालाब के अंदर चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसके चिल्लाने की आवाज़ से वहाँ आसपास के लोग देखने लगे, लेकिन तब तक मीरा तालाब में डूब चुकी थी। कुछ दिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद मीरा की लाश उस तालाब में तैरती हुई मिली। वहाँ के लोग कहते हैं कि मीरा से पहले और मीरा के बाद भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो कोई भी उस तालाब में जाता है वो आत्मा उसे खींच लेती है। फिर 3-4 दिन के बाद उनकी लाशें तैरती हुई मिलती हैं। उसी तालाब के बाजू में एक पैठू है, दोनों आपस में लगा हुआ है। एक बार उसी गांव में किसी के घर मेहमान आए। अब बच्चे होते ही हैं मस्तीखोर। वो उसी तालाब के साइड चले गए, लेकिन तालाब में नहीं उतरे। उसी से लगे हुए पैठू के पास जाकर वो उसमें पत्थर मारने लगे। वहीं पास में 2-4 आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने उन बच्चों को देखा, डांटा और भगाया, लेकिन वो बच्चा वहीं गिर गया और बड़बड़ाने लगा। उन आदमियों ने उस बच्चे को उठाया और उसके घर ले गए और कहा कि ये बच्चा पैठू में पत्थर मार रहा था, ज़रूर इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसे जल्द से जल्द वैद्य के पास ले जाओ, वरना वो आत्मा इसे मार डालेगी। उस बच्चे के माँ बाप डर गए और उन्होंने बच्चे को गांव के इकलौते वैद्य के पास ले गए। और जब वैद्य ने उस बच्चे को झाड़ फूंक किया, तब जाकर वो बच्चा ठीक हुआ। तब से आज तक उस सती तालाब और पैठू के पास सुनसान होने के बाद कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। उस गांव की एक और कहानी है। ऐसे ही आज से करीब 35 साल पहले की बात है। उस गांव में एक सरकारी स्कूल था और स्कूल के पास ही एक कुआं था। वो भी सरकार ने बनाया था, इसलिए उसे सरकारी कुआं कहा जाता है। गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते थे। सोमवार से शुक्रवार वो पढ़ाई करते, लेकिन शनिवार के दिन वो सब अपने स्कूल की सफाई किया करते थे, जैसे ब्लैक बोर्ड को पेंट करना, स्कूल की धुलाई करना आदि। वहाँ के बच्चे स्कूल की धुलाई करने के लिए उस कुएं से ही पानी लाया करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक 18-20 साल की लड़की गायब हो जाती है। सब उसे बहुत ढूंढने हैं, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चलता। गांव में अब तक पूरी बात फैल चुकी थी कि एक लड़की गायब है। पहले के ज़माने में एकता हुआ करती थी। सभी गांव वालों ने मिलकर लड़की को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सबने सोचा कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, लेकिन उस लड़की के गायब होने के 4 दिन बाद ही उस स्कूल के पास वाले कुएं में उस लड़की की लाश मिली। गांव में उस लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई।
उस लड़की की लाश को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने वहीं अपना वास बना लिया। अब सब लोग उस कुएं से पानी निकालने से डरने लगे थे, ये जानने के बाद कि उस लड़की की लाश वहीं मिली है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्कूल का एक बच्चा स्कूल की सफाई करने के लिए वहीं पानी निकालने चला जाता है और इस लड़की की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। वो बच्चा बड़बड़ाने लगता है। जब उसके घर वालों ने उस बच्चे को ऐसा करते देखा तो वो डर गए और एक जाने माने वैद्य के पास बच्चे को लेकर गए। और जब वैद्य ने बच्चे का इलाज किया, उसका झाड़ फूंक किया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रही हो, तब उस लड़की की आत्मा ने बोलना शुरू किया, मैं वही हूँ जो कुएं में रहती हूँ। वैद्य ने फिर उससे पूछा, तुम उस कुएं में कैसे आई? तब उस लड़की की आत्मा ने कहा, मेरे भाई ने मेरी हत्या करके मुझे वहाँ फेंक दिया। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को तो निकाल लिया गया, लेकिन मेरी आत्मा वहीं रह गई और अब वही मेरा घर है। और जो कोई भी बिना पूछे मेरे घर में आएगा या फिर वहाँ से कुछ लेगा तो फिर उसकी मौत पक्की। और फिर वो अजीब आवाज़ों में हंसने लगी। उस वैद्य ने उस दिन उस बच्चे के ऊपर भभूत डाली और कुछ पवित्र जल डाले। इससे उस बच्चे को उस वक्त तो निर्मला की आत्मा ने छोड़ दिया, लेकिन वो उस कुएं को नहीं छोड़ पाई। अब उस कुएं के पास से कोई भी पानी नहीं निकालता उस दिन के बाद, और ना ही उसके कोई पास जाता। बस वहाँ आस-पास रहने वाले बताते हैं कि आज भी उस कुएं से रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो कुआं अब सूख चुका है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अब तक बस तकरीबन आधे रास्ते का सफर तय कर चुकी थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ भी था। बस में मेरे और राहुल के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। अगर थे भी तो वो सभी नींद के आगोश में थे। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। तभी मैंने राहुल से कहा, ये कौन सी जगह है भाई? इस पर राहुल बोला, भाई तू मुझसे ये 3 बार सवाल पूछ चुका है, अब मुझे क्या पता? मैं भी तो तेरे साथ पहली बार ही आ रहा हूँ। जरा शांत बैठ, कंडक्टर को एड्रेस बता दिया है ना, वो ठीक जगह पर उतार देगा। मुझे भी लगा राहुल ठीक ही बोल रहा है, जिसके बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और आंख बंद करके सीट पर पड़े पड़े ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बस रुकी और मेरे कंधे पर एक हाथ के साथ ही साथ एक आवाज आई, ओ भाई साहब, चलो आगे आशिमपुर, उतरना नहीं है क्या? आवाज सुनकर मैं फट से उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ ही साथ राहुल भी उठा और हम दोनों अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरने लगे। मैंने सोचा एक बार कंडक्टर से ही पूछ लेता हूँ कि पटोलिया का जंगल किधर है, जिस पर मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब आप बता सकते हैं ये पटोलिया का जंगल किधर पड़ेगा? इस पर कंडक्टर बोला, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। कंडक्टर से ना में जवाब पाकर हम दोनों बस से नीचे उतर गए और हमारे उतरते ही बस भी वहां से निकल गई। उस काली अंधेरी रात में उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, हम पटोलिया का जंगल तक कैसे पहुँचेंगे? इस पर मैंने बोला, अब आगे चलकर देखते हैं, यहाँ खड़े खड़े तो कुछ होगा नहीं, चल। इतना बोलकर हम लोग उसी रोड को पकड़कर आगे बढ़ने लगे, मगर उस सीधे रास्ते पर जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और अंधेरा ही नजर आ रहा था। इतना खाली रास्ता
हम दोनों, खासकर मैं, पहली बार देख रहा था, क्योंकि शहर में तो रात भर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नज़ारा कभी भी देखने को नहीं मिलता। बहुत देर चलने के बाद भी जब हमें कोई आदमी नहीं मिला, तब हम लोग एक दिशा निर्देशक बोर्ड के उल्टी तरफ लदकर खड़े हो गए। हम बहुत थक चुके थे। एक तो हमारे हाथों में भारी भरकम बैग थे, और दूसरा ये कि हम बहुत चल चुके थे। तभी राहुल थोड़ा खिसियाते हुए बोला, भाई छोड़, अब कहीं नहीं जाना, चल घर वापस लौट जाते हैं। इस पर मैंने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? इतनी दूर जब आ ही गए तो उदय से मिलकर ही जाएंगे। पता नहीं इस उदय के बच्चे को क्या चुल मच गई जो उसने इस जंगल में घर ले लिया। इतना बोलकर मैं सीधा खड़ा हुआ और बोर्ड के जिस तरफ लिखा हुआ था उधर पलटा, तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पटोलिया का जंगल 2 किलोमीटर, और साथ ही साथ रास्ते के बगल में जंगल की तरफ इशारा करके एरो भी बना हुआ था। उस बोर्ड को देखकर मेरी सांसों में सांस आ गई और मैंने वो बोर्ड राहुल को दिखाया। उस बोर्ड को देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ और हम लोग रास्ते के किनारे उन जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। अब आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हम सही रास्ते पर चल रहे थे। जंगल के अंदर रात कीड़ों की आवाज़ें हमारे कानों में लगातार आए जा रही थी। वो बहुत घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरह से उस जंगल में नहीं पहुंच पा रही थी। तभी राहुल बोला, भाई ये उदय ने इस घने जंगल में घर कैसे ले लिया? वो तो भूतों से बहुत डरता था, यहाँ कैसे रहता होगा? बड़ा अजीब सा नहीं है यहाँ पर कुछ? जिस पर मैंने कहा, बात तो तेरी सही है, अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। अब हम दोनों को उस जंगल में चलते हुए काफी वक्त हो चला था, मगर अभी तक ना तो हमें कोई घर दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था आखिर उदय का घर है तो है कहाँ। पटोलिया के उस घने जंगल में अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे अगल बगल में लगे पेड़ अपने आप ही हिल रहे हों। शायद ये बात अब तक राहुल भी नोटिस कर चुका था, तभी तो वो भी मेरी ही तरह उन पेड़ों को घूर घूर कर देख रहा था। इतने में ही राहुल बोला, भाई ये सारे पेड़ ऐसे हिल क्यों रहे? इस पर मैंने कहा, पता नहीं यार, अभी तो हवा भी नहीं चल रही। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। इतना बोलकर ही हम दोनों ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उस जगह को पार करने लगे। मगर हम जितना आगे बढ़ रहे थे, जंगल में लगे सारे पेड़ मुझे हिलते हुए ही नजर आ रहे थे। हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये अंदाजा लगते ही हम दोनों ने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी हम दोनों भाग ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे मुंह के सामने एक सफ़ेद कपड़ा आ गया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं किसी पत्थर से टकराकर ज़मीन पर जा गिरा। मगर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर तभी राहुल ने मुझे सहारा देकर उठाया और हम लोग आगे की ओर चलने लगे। थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा घर दिखने लगा। हम दोनों समझ गए कि यही उदय का घर होगा, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब हम दोनों उस घर के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि उस घर के बाहर एक कुर्सी लगाकर उदय आराम से बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक हमारे जिस चेहरे पर परेशानी के काले बादल छाए हुए थे, वहीं अब उदय को देखकर हमने थोड़ी राहत की सांस ली।
हम दोनों चलकर जैसे ही उदय के पास गए तभी उसने कहा, अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। जिस पर मैंने कहा, पर तुझे कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? इस पर उदय बोला, मुझे सब पता है, चल बैठ। उदय के सामने ही 2 और कुर्सियां लगी हुई थी, लिहाजा हम दोनों वहीं पर बैठ गए। अभी मैं एक कुर्सी पकड़कर बैठा ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, जैसे आसपास में कोई जानवर वगैरह मर गया हो। जिस पर मैंने उदय से बोला, भाई ये बदबू किस चीज़ की आ रही है? इस पर उदय बोला, बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तभी राहुल बोला, नहीं भाई, कोई बदबू तो आ रही है ज़रूर। मैं मुर्दाघर में काम करता हूँ और ये बदबू किसी लाश जैसी है। तभी उदय बोला, अरे वो सब छोड़, इतनी दूर से तुम लोग ये सब बात करने आया हो? इस पर मैंने कहा, अच्छा भाई उदय, तू यहाँ अकेले कैसे रह लेता है? डर नहीं लगता तुझे? इस पर उदय बोला, डर नहीं, डर नहीं लगता। इस पर राहुल उदय से बोला, वाह, तू तो बड़ा बदल गया यार, पहले तो तू बहुत डरता था। इस पर उदय बोला, मैं नहीं डरता, पर मेरे इस घर में रहकर तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि मेरे घर के उस तरफ एक कब्रिस्तान है जो मेरे घर की खिड़की से नजर आता है। तुम लोग उस खिड़की के पास 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। उदय की सारी बात सुनकर मैंने कहा, तू हमें डरा रहा है? ये काम तो हम दोनों अकेले जाकर भी कर सकते हैं। इतना बोलकर अभी मैं उदय के घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उदय ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक, ये टॉर्च ले जा, तेरे काम आएगी। उदय का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जो मैंने अपने हाथ पर साफ महसूस किया, मगर किसी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। खैर, मैंने उदय से बैटरी टॉर्च लिया और उस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। बैटरी टॉर्च जलाकर मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि बस ऐसे ही बंद था। मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वो सड़ी हुई सी बदबू और तेज हो गई, जैसे वो बदबू इसी घर में से आ रही हो। खैर, अपना नाक दाबकर अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी मेरे चेहरे से कोई चीज टकराई। मैंने जब टॉर्च की लाइट को सामने की तरफ किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी जो मेरे चेहरे से टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर का पैर था। वो शरीर फांसी से लटक रहा था। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस लाश के ऊपर अच्छे से मारकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त उदय की थी। मेरी चीख सुनकर राहुल भागकर मेरे पास आया। उस लाश को देखकर राहुल भी हक्का बक्का रह गया। उस लाश को देखकर अभी हम उस घर से निकलने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी अचानक ही हमारे सामने उदय आ खड़ा हुआ। उदय को अपने सामने पाकर हमारे डर की कोई सीमा ना रही। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी उदय बोला, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये जंगल ठीक नहीं है। इतना बोलकर उदय वहां से गायब हो गया और साथ ही उसकी लाश भी। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकल गए, मगर उदय की मौत कैसे हुई और उस रात वो सब क्या था, ये किसी को भी आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।